बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे हिंदी में सत्य के प्रयोग। पीयूष जो अपनी किताब है, पीयूष का ही पार्ट 2 है। पीयूष का कौन सा है? पार्ट 2। उसका नाम है सत्य के प्रयोग। ठीक है, ये किसका है? मोहनदास करमचंद गांधी जी का है। ठीक है, इसमें से हमने सभ्य पोशाक में पढ़ लिया था। सभ्य पोशाक में क्या है ये मैंने बताया था। गांधी जी को 3 महीने तक सभ्य बनने की सनक चली थी, जिसमें उन्होंने सूट वूट सिलवाए, नई स्टोर से बढ़िया कपड़े मंगवाए और बांधने के लिए टाई, बहुत घंटों तक उसके कांच के आगे खड़े रहते थे अपने बाल संभालने के लिए। आज हम पढ़ेंगे बलवान से भिड़ंत और आधुनिक शिक्षा। इसके 5 है भाग, 5 भाग है। अभी तो शांति निकेतन भी है। एक है शांति निकेतन और 5वां बिंदु है इसका खादी का जन्म। ये इस पाठ में ये 5 है। एक में है सभ्य पोशाक, दूसरा बलवान से भिड़ंत, तीसरा आत्मिक शिक्षा, चौथा शांति निकेतन और 5वां खादी का जन्म। ठीक है, बलवान से भिड़ंत में देखो, गांधी जी इंग्लैंड गए थे वकालत की पढ़ाई करने और वो वहाँ पर वकील भी बन गए थे। और वहाँ पर एक सबसे बड़ा थाना था जिसका नाम था जोहानसिंग वेल। लिख लेते हैं, सबसे बड़ा थाना था एशिया का जिसका नाम था जोहान वहाँ का एक सबसे बड़ा थाना था ये। ठीक है, जो है ये जो है, हाँ, ये सबसे बड़ा एशिया का थाना। इसमें क्या होता था, गोरों और कालों यानी जो भारतीय और जो चीनी लोग थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। वहाँ उन्हें बिना बात के ही दंड मिल जाता था, उनकी कोई सुनता नहीं था, उनको न्याय ढंग से नहीं मिलता था। तो गांधी जी को ये बात बहुत अखरी, लेकिन किसी काम की शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कई उनमें से बहुत अच्छे अधिकारी भी थे जिनको इस बात का पता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन गांधी जी ने इनकी पहल करी कि नहीं, इस अन्याय को तो रोकना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, उनके साथ जितने भी उनके मिलने वाले थे उनको लिया और उन्होंने पहल करी तो उसका रिजल्ट सही आया। यानी कुछ जो गोरे वकील थे वो भी उनके साथ हो गए और इस तरीके से भारतीयों का हौसला बढ़ गया और भारतीय लोग छोटे छोटे से काम करने के लिए जो 2-2, 4-4 पौंड तो ऐसे ही रिश्वतों में दे देते थे, उन रिश्वतों में क्या ही कमी आई। ऐसे करके गांधी जी ने वहाँ सब वो करवाया, गोरे और कालों का भेद है वो कम करवाया और न्याय दिलवाया। देखो, आपके पेज नंबर 16 में चौथे पैराग्राफ में ये बात भी लिखी हुई है कि किसी पे दया करना तो बहुत सरल है, किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करना भी बहुत सरल है, लेकिन उस कार्य को करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, उस कार्य को करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। इसी के बाद है फिर आत्मिक शिक्षा। 2 पढ़ लिए, सभ्य पोशाक में और बलवान से भिड़ंत। अब पढ़ेंगे आत्मिक शिक्षा। आत्मिक शिक्षा में क्या होता है? आत्मिक शिक्षा में होता है अपने चरित्र का निर्माण करना। क्या होता है? चरित्र का निर्माण करना। चरित्र का निर्माण सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर चरित्र का निर्माण नहीं होगा तो व्यक्ति आत्मिक नहीं हो सकता। तो गांधी जी कहते हैं कि सबसे पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। किसको शुद्ध करना चाहिए? अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि एक बार वो किसी विद्यालय में गए थे
विद्यालय में गए तो उन्होंने देखा कि जो छात्र है वो शिक्षक का ही अनुसरण करते हैं। तो शिक्षक को सबसे ज्यादा चरित्रवान होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए। देखो सब लोग ऐसे कहते हैं कि जो 4 आश्रम बटे हुए हैं ना, तो जो चौथा आश्रम है ना उसमें कर लेंगे, चरित्र का निर्माण तो चौथे आश्रम में कर लेंगे। पहला 4 आश्रम बताए गए हैं इसमें आत्मिक शिक्षा में। 4 आश्रम बताती हूँ मैं आपको कौन कौन से हैं, शायद आप लोग सब जानते होंगे। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। ये आपके पेज नंबर 17 पर दिया हुआ है दूसरे पैराग्राफ में, वानप्रस्थ आश्रम। ये चारों आश्रमों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये है चौथा संन्यास आश्रम। 4 आश्रम है। पहला 1 से 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 75 से 100, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख दो आप 25 से 50, इसको 50 से 75 लिख सकते हो, कैसे भी लिख दो। इन चारों आश्रमों के बारे में आपको बताया गया है। हाँ तो बच्चों आश्रम पढ़ रहे थे अपन, चारों आश्रम पढ़ लिए थे। तो लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि चौथा आश्रम जो होता है चौथा आश्रम जो होता है उसी में हम क्या कर लेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षक, एक बार वो टॉलस्टॉय आश्रम में पढ़ाने के लिए गए तो वहां युवक युवतियों के बीच में रहते थे। तो वो गांधी जी कहते हैं कि यदि शिक्षक खुद झूठ बोलता है तो वह बच्चों को सत्य बोलना नहीं सिखा सकता। यदि शिक्षक खुद तो डरपोक है, खुद तो चिपकली से डर जाए और बच्चों को सांप से डरने के लिए ना कहे कि सांप से भी नहीं डरना चाहिए, तो ऐसा शिक्षक अपने बच्चों को वीर नहीं बना सकता। बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है कि एक बार गांधी जी टॉलस्टॉय आश्रम में युवक युवतियों को पढ़ाते हैं। वह उनसे बहुत प्रभावित भी होते हैं, लेकिन एक बच्चा इतना शैतान था कि वह बहुत उद्यम मचाता था और वह किसी से दबता नहीं था। एक बार गांधी जी को क्रोध आ गया तो उन्होंने क्या करा, एक रूल की उठा करके उसके मार दी। रूल के उठा करके मार देने के बाद उस लड़के की आत्मा को ठेस पहुंची। यानी कहने का मतलब है शिक्षक तो वो होता है जो लंका में बैठे हुए भी अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। शिक्षक वही होता है जो कहीं पर भी उसका शिष्य हो लेकिन उसकी आत्मा को वह वहीं से भी हिला सकता है। शिक्षक की जो आवाज है उसमें इतनी बुलंदता होनी चाहिए कि वह अपने शिष्यों को सही मार्ग पर चलना सिखाए। ऐसा नहीं खुद तो झूठ बोले और बच्चों को कहे आप सत्य बोला करो, झूठ बोलना पाप है, तो सीखेंगे क्या बच्चे? नहीं सीखेंगे। इसलिए शिक्षक का आचरण सबसे शुद्ध होना चाहिए। अब उस बच्चे के गांधी जी ने रूल मार दी तो वे रोने लगा, यानी गांधी जी का मुकाबला करने लगा, रोने लगा और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगा। गांधी जी को भी इस बात का बड़ा दुख हुआ, उनको भी अपने आप पर घृणा हुई। उन्होंने कहा कि मार पीट करके किसी को भी सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता है, बल्कि उसकी आत्मा को झकझोर दिया जाए तो उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। ये सारी जो मैंने आपको बात बताई है ये सब आपके आत्मिक शिक्षा में है। और जो शिक्षक होता है आत्मा की कसरत करवा सकता है,
शिक्षक आत्मा की कसरत करवाने वाला होता है। यह आपके पेज नंबर 17 पे दी हुई लाइनें हैं। ऐसे कैसे एडजेक्टिव। अब आप इनको क्या करेंगे, इस दोनों को, सभ्य पोशाक और बलवान से भिड़न और आत्मिक शिक्षा, इन तीनों को आप अपने आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगर फिर भी नहीं आता तो आप कॉल भी कर लेना और इन तीनों में से आप छोटे छोटे प्रश्न आप अपने हिसाब से बनाएंगे और जो भी मुझे देना होगा होमवर्क के रूप में वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में दूंगी। वैसे मैंने इन सबके नोट्स तैयार कर लिए हैं, वो मैं आपको फोटोकॉपी करा करके दे दूंगी। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे शांति निकेतन और खादी का जन्म। आप इन दोनों को भी पहले से ही पढ़ करके रखना ताकि अच्छे से आपके समझ में आ जाए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।